हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे अबाउट द स्फेरिकल मिरर। तो हमने बोला था कि इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर then the reflecting surface is said to be spherical reflecting surface। spherical reflecting surface बनाने के लिए, spherical mirror बनाने के लिए हमने क्या किया था, एक होलो ग्लास स्फीयर लिया था, उसको कट किया तो हमारे पास एक spherical डिस्क आया। उस spherical डिस्क की हम किसी एक साइड को सिल्वरिंग कर देते हैं तो उसकी दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाती है। तो अगर उस स्फेरिकल डिस्क की कॉन्केव साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बनती है तो उसको हमने क्या बोला था, कॉन्केव मिरर, और उसकी कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बनती है तो कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स व्हाई स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। फिर हमने उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस देख लिए थे, तो दो डेफिनेशंस मैं याद दिला दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज टेकन एज अ पार्ट नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर का आप पार्ट मान सकते हैं, उस स्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो आज अपन क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपन रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन देखते हैं। मैं अभी इनके बीच का रिलेशन देखने के लिए कॉन्केव मिरर ले रहा हूं, अपन कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर कॉन्केव मिरर, मैंने इसकी कॉन्वेक्स साइड को सिल्वरिंग कर दिया, ठक ठक ठक। ये मेरा स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मेरा ये स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट पोल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या हो जाएगी भाई, रेडियस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अगर अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम बोलते थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आपका स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस। तो ये स्फीयर बना दिया मैंने, ये इसका सेंटर हो गया, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, स्फीयर के किसी भी पॉइंट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस, स्फीयर के किसी भी पॉइंट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस, स्फीयर के किसी भी पॉइंट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस। तो चूंकि मेरा ये स्फेरिकल मिरर, ये मेरा स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट, इस स्फेरिकल मिरर का कोई सा भी पॉइंट लूंगा वो इस स्फीयर की सरफेस पे आएगा। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं कि स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और पता लगा, क्या पता लगा, ये जो पोल है ये भी मेरा इस स्फीयर की सरफेस पे है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट की मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस लूंगा वो तो सब क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो सब क्या होने वाली है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होने वाली है। अब पता लगता है एक रे है PM,
is coming parallel to the principal axis। तो एक रे PM है जो कि क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए इसके M पॉइंट पर इंसिडेंस होगी। तो नो डाउट जैसे ही ये रे इस स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होगी, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इधर जाएगी कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी, किधर जाएगी, ये कंफर्म कैसे पता लगेगा। तो अब इसका कंफर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करेंगे और इस नॉर्मल के दूसरी साइड में क्या होगा, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे। जैसा हमने प्लेन मिरर या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किया था, ये रे यहां पर आके इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको मैंने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल की, उतने ही एंगल पर दूसरी साइड पर हम रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के दूसरे साइड पर होगी और उतने ही एंगल पर होगी जितनी की इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल फॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस पॉइंट पर क्या करूं, नॉर्मल ड्रॉ करूं। लेकिन पता लगा ये पॉइंट M तो इस कर्व सरफेस पर है, तो इस पॉइंट M पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूं। तो हम लोग शायद जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो वहां पर हमको 9th 10th क्लास में बताया गया था कि जब भी कोई कर्व सरफेस या कर्व लाइन, 9th 10th में जनरली सरफेस नहीं आया करती थी, लाइन आया करती थी, तो हमको बोला जाता था कि अगर कोई कर्व लाइन आ गई, उस कर्व लाइन पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। तो एक सिंपल सा देखना, अगर आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पे तो बच्चा ही कर देगा, फटाफट 90 डिग्री बना देगा 90 डिग्री की एंगल। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये वाली लाइन इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पर नॉर्मल हुई, ये वाली लाइन इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पर नॉर्मल हुई। लेकिन कल कोई मेरे पास जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होकर कर्व लाइन है और मेरे को बोला गया कि भैया आप ऐसा कीजिए, इस A पॉइंट पर इस कर्व लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बोले तो नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो मेरे को इस A पर इस कर्व लाइन के नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये कर्व लाइन है, तो 90 डिग्री कैसे मेजर करूं, उसके लिए क्या बोला गया था कि आपको जब भी किसी कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करने वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस पॉइंट पर एक कर्व लाइन के टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो जैसे मैंने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इस टेंजेंट पर मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन इस कर्व लाइन के इस पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। मेरे से बोला गया कि भैया ऐसा करिए, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो मैंने कहा हम करते हैं, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पर कर्व लाइन के टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस टेंजेंट लाइन पर हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ही इस कर्व लाइन के इस पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब अगर हमको एक सर्कल दे दिया गया कि ये एक सर्कल है, तो नो डाउट सर्कल में ये लाइन कर्व लाइन ही है, ये एक सर्कल है और मेरे से बोला गया कि भैया ऐसा कीजिए, सर्कल के इस पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ करो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इस कर्व लाइन ये मुड़ी हुई लाइन ये कर्व लाइन ये इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैं सबसे पहले इस पर क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा।
तो जब भी कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आप सबसे पहले उस पॉइंट पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो यह लाइन ही इस सर्कल के इस पॉइंट पी पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। और पता लगा जब मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं तो अरे ये क्या हुआ, ये तो सर्कल के कहां से पास हो रही है भैया, सेंटर से पास हो रही है। अब मेरे से बोला गया कि ऐसा कीजिए, सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे को कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो अब तो बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यह लाइन ही इस सर्कल के इस पॉइंट पर नॉर्मल होगा। और फिर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या हुआ, ये भी क्या हो रही है, ये लाइन भी क्या हो रही है, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। तो इन दोनों पॉइंट से मैंने दिमाग में पॉइंट बनाया क्या, कि अगर मेरे को सर्कल के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पता लगता है वो नॉर्मल लाइन तो क्या होती है, सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो मैं क्या करूं, टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ नहीं करूं। अगर मेरे को क्या करना है, सर्कल के इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं खटाखट क्या करूं, इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूं। तो ये जो लाइन आएगी जिसको हम रेडियस बोलते हैं, तो ये जो रेडियल लाइन आएगी, ये रेडियल लाइन ही इस पॉइंट पर सर्कल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो फटाफट मैं क्या कर दूंगा, एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा। तो यह लाइन ही क्या होगी, सर्कल के इस पॉइंट पर नॉर्मल होगी। तो जो काम सर्कल के लिए होगा वही काम 3 डायमेंशनल में, सर्कल 2 डायमेंशनल है और स्फीयर 3 डायमेंशनल है, वही काम स्फीयर के अंदर होगा। इसका मतलब अगर आपको किसी स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप खटाखट क्या कर दो, उस पॉइंट को उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो इसका, तो अगर मेरे को लेट अस सपोज ये स्फीयर है, ये स्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर मेरे को इस स्फेरिकल सरफेस के इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर के सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूंगा। तो यह लाइन ही क्या हो जाएगी, यह लाइन ही क्या हो जाएगी, इस स्फीयर के इस पॉइंट पर नॉर्मल हो जाएगी। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यह लाइन ही इसके इस पॉइंट पर नॉर्मल हो जाएगी। और मान लीजिए ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव मिरर है। तो एक और बात पता लगी, ये पोल हो गया, पोल कहां पर आ जाएगा, स्फेरिकल सरफेस पर आएगा, स्फेरिकल मिरर पर आएगा। तो हम एक बात जानते हैं, स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यह लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल होगी, यह लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल होगी। तो एक गजब की बात पता लगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, अरे ये तो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो पता लगा प्रिंसिपल एक्सिस इस स्फेरिकल मिरर के पॉइंट पर क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यह प्रिंसिपल एक्सिस इस स्फेरिकल मिरर के इस पॉइंट पी पर क्या है, नॉर्मल है। तो अब अगर मेरे को इस कॉनकेव मिरर के इस पॉइंट एम पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी भी टाइप का स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो लेंस हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो फटाफट उसको क्या कर दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दूंगा। तो लाइन ज्वाइनिंग C and M becomes normal to the
दिस स्फेरिकल मिरर एट पॉइंट एम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एम को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये लाइन ही इस कॉनकेव मिरर के इस एम पर क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये एम पर नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई। पूरी दुनिया जानती है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब अपन को एक बात पता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के आइदर साइड होती है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की कभी भी एक साइड नहीं होगी। तो अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, दूसरी साइड होगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इतना ही एंगल नॉर्मल से लेंगे और ये हम क्या कर देंगे, रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे। तो पता लगा अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस। कल अपन ने डेफिनेशन देखा था फोकस का कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी, कॉनकेव मिरर के केस में तो एक्चुअली पास होगी, या जिस पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा, कॉन्वेक्स मिरर में आता हुआ अपीयर होगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। तो फोकस क्या है, एक पॉइंट है, कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है कि बात। अपन एक चीज जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको अपन क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहें बहुत गजब की चीज है, ये किसी बुक्स में नहीं लिखी होगी, लेकिन आगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉज कर कर बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में लिख सके। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। तो जब भी किसी सर्कल के या स्फीयर के किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, वो लाइन ही उस पॉइंट पर सर्कल या स्फीयर के नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों रे पैरेलल है, और जब ये दोनों रे पैरेलल है तो ये क्या बन गया, ऑल्टरनेट एंगल। कंसीडर ट्राइंगल CFM। कंसीडर ट्राइंगल CFM। CMF आपने देखा, ठीक। इस CFM में मैंने दो एंगल रिप्रेजेंट करे, I और R। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू क्या होगा, R। और I इक्वल टू R है तो हमने शायद फिर बचपन में पढ़ा होगा कि जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल सेम होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल कहलाते हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब उन ट्राइंगल की दो साइड सेम होती है। तो भैया कौन सी साइड सेम होगी, सेम एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, सेम होगी। तो I इक्वल टू R है, ये और ये सेम है, तो इस ट्राइंगल CFM की दो साइड सेम होगी। तो कौन कौन से साइड सेम होगी, I के अपोजिट साइड क्या है, ये MF, I के अपोजिट साइड MF है, इस R के अपोजिट साइड क्या है, FC। तो भैया लोगों जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल सेम होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल कहलाते हैं। और इन ट्राइंगल की दो साइड सेम होती है, कौन सी दो साइड, सेम एंगल के अपोजिट साइड सेम होगी। तो I के अपोजिट साइड ये, R के अपोजिट साइड ये, I और R सेम, तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो भैया लोगों FC इक्वल टू क्या हो गया, FM। मेरे को रिलेशन देखना है बिटवीन R एंड F, तो R लाऊं, P से C तक जाऊं। तो अगर मैं P से C तक गया, P से C तक गया मींस P से C तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी,
ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो क्या होगी पी एफ प्लस एफ सी, क्या होगी पी एफ प्लस एफ सी। if aperture of spherical mirror is small, अगर आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसका अपर्चर स्मॉल है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अपन जो डिस्कशन करेंगे वो एक ऐसे स्फेरिकल मिरर का डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर जिसका अपर्चर क्या होगा, कम होगा। मतलब समझिएगा, अपर्चर क्या होगा, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मिरर, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मिरर, तो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है इस टाइप का, तो इसका अपर्चर क्या होगा, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब अगर मैं मिरर ऐसे ना कर ऐसे कर दूं तो ये अपर्चर होगा, इस मिरर को थोड़ा ऐसे कर दूं तो ये अपर्चर होगा। तो अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक ऐसे स्फेरिकल मिरर के लिए कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में अपन ऐसा स्फेरिकल मिरर लेंगे जिसका अपर्चर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। लेकिन जब मैं डायग्राम में मिरर बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इतना छोटा मिरर बनाऊंगा, ये रे आई इधर से चली गई ये पॉइंट, तो इतने छोटे डायग्राम में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो एक्चुअल में बनाने में तो मैं बड़ा मिरर बनाऊंगा, लेकिन ये केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मिरर बनाते हैं, या यूं बोलते हैं कि ऐसा मिरर बनाते हैं जिसका अपर्चर ज्यादा है। अपन जो डिस्कशन करने वाले वो इस टाइप के मिरर का करने वाले, तो अपन इसको लेंस से मैग्नीफाई करके बड़ा देख रहे हैं, इसलिए हमको ये दिख रहा है। तो होगा क्या जब आपका मिरर का अपर्चर स्मॉल है, मींस मिरर छोटा सा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रे आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से चला गया ये फोकस, तो जब आपका मिरर स्मॉल होगा, बोले तो मिरर का अपर्चर स्मॉल होगा, तो नो डाउट पॉइंट P इस पोल के बिल्कुल पास में होगा, और जब पॉइंट P पोल के बिल्कुल पास में होगा तो आप F से M तक की डिस्टेंस देखो, बोले तो M और F के बीच की डिस्टेंस देखो कि P और F के बीच की डिस्टेंस देखो सेम नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जितना इस P के पास में होगा, इस पॉइंट की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की F से डिस्टेंस और पोल की P से डिस्टेंस क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम। आप खुद ही देख लो, अगर ये पॉइंट बिल्कुल यहां पर होता तो MF लमसम किसके इक्वल होता, PF के। तो अपन जिस मिरर को कंसीडर करके चलेंगे थ्रू आउट दिस चैप्टर, वो क्या होगा, ऐसा मिरर होगा जिसका अपर्चर क्या होगा, ऐसा स्फेरिकल मिरर होगा जिसका अपर्चर कम होगा, मींस जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो पोल के बिल्कुल पास में होगा, और जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल पोल के पास में होगा तो M से F तक की डिस्टेंस देखो कि P से F तक की डिस्टेंस देखो सेम चीज आएगी। तो इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल देन क्या होगा M से F तक की डिस्टेंस, M से F तक की डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, P से F तक की डिस्टेंस, तो MF लमसम इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF, क्योंकि M बिल्कुल पास में, तो ये डिस्टेंस बोलो कि ये डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। MF इक्वल टू क्या हो गया, PF, MF इक्वल टू PF हो गया, और MF किसके इक्वल है, FC के, तो देयरफॉर FC इज अप्रोक्सीमेटली, या डायरेक्ट बोल सकते हैं इज इक्वल टू PF, ठीक है। एज यू नो PC इक्वल टू क्या है, PF प्लस FC, तो ये PF हो गया, और ये FC किसके इक्वल हो गया, PF के इक्वल हो गया, तो PF प्लस PF कितना हो गया, 2PF हो गया। PC किसके इक्वल है, P और C के बीच के डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। PF पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस, फोकल लेंथ।
तो r इक्वल टू कितना हो गया 2f। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल है, या यूं बोल सकता हूं फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। इसका एक और मतलब समझना, मैं बोल रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फोकल लेंथ का डबल है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस f है, तो ये डिस्टेंस 2f कब होगी, जब ये डिस्टेंस भी क्या होगी f, ये डिस्टेंस f, ये डिस्टेंस f, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2f, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। तो इसका एक और मतलब निकला कि जो पोल होगा, जो फोकस होगा, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होगा। तो जब भी आप ये डायग्राम बनाएंगे, स्फेरिकल मिरर से कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे, आप आर्क लगाएंगे, लेटर सपोज आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, तो ध्यान रखना फोकस बिल्कुल बीच में आएगा, मींस ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम स्फेरिकल मिरर के लिए रे डायग्राम बनाए और हम फोकस यहां पर बना दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर बना दे, तो अंधे को ही दिख जाएगा ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप कैसे भी डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फोकस हमेशा क्या होगा P और C के बीच में होगा। लेकिन ये कब होगा, जब अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर आपका स्फेरिकल मिरर छोटा है, अपर्चर कम है, तो क्या होगा, जो फोकस होगा वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होगा, तो C और F के बीच की डिस्टेंस F और P के बीच की डिस्टेंस की क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन एक और गजब की बात क्या आई, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इस स्फेरिकल मिरर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा। मींस मेरा ये स्फेरिकल मिरर चाहे किसी भी टाइप के ग्लास का बनाओ, क्राउन ग्लास का बनाओ, फ्लंट ग्लास का बनाओ, चाहे किसी और ग्लास का बनाओ, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। साथ ही साथ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर के जो सराउंडिंग मीडियम है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। अभी मतलब और समझेंगे, इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर does not focal length of mirror, spherical mirror does not depend upon the material of mirror and surrounding मीडियम। तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा और नहीं सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा। मींस ये स्फेरिकल मिरर है, लेटर सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब मैं इस स्फेरिकल मिरर को एयर में रखूं, पानी में ले जाऊं, केरोसिन में ले जाऊं, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन जब आप स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, तो अभी से मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ और स्फेरिकल लेंथ की फोकल लेंथ। तो स्फेरिकल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, वो जो स्फेरिकल जो सरफेस आएगी उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर तो डिपेंड करेगी। लेंस किस मटेरियल का बना है उस पर भी डिपेंड करेगी। इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि सराउंडिंग मीडियम क्या है। मींस अगर मैं कॉनकेव मिरर को पानी में ले जाऊंगा तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन कॉनकेव लेंस को पानी में ले जाऊंगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर does not depend upon the surrounding medium। ये मैंने रिलेशन फाइंड आउट किया बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ।
फॉर कॉनकेव मिरर। बहुत सी बार एग्जाम में पर्टिकुलर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछ लेते हैं। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ फॉर कॉनकेव मिरर, कभी कभी फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पूछ लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर आना पड़ेगा। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर भी आपको बता देता हूं। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर इस स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल हो गया, ये क्या हो गया भैया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब ये रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगी कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे ज्वाइन कर दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये पता लग गया कि ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बात है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के आइदर साइड होगी। तो इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, दूसरी साइड। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, दूसरी साइड होगी। तो ये रे आई टकरा के इधर चलेगी, टकरा के इधर चल गई। तो आप एक बात देखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में a ray coming parallel to the principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं आया। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता तो ये मेरे को एक तरह से क्या लगता कि ये इस पॉइंट से आ रहा है। तो इस पॉइंट को ये अपन क्या बोल देंगे, फोकस। फोकस का डेफिनेशन क्या था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होता है या जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है क्या कहलाता है, फोकस। तो ध्यान रखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये फोकस की तरफ नहीं जा रही है, फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया लोगों, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, आर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये आई है, तो ये भी आई, अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये और ये दोनों पैरेलल है तो ये भी आई, ऑल्टरनेट एंगल। तो अब अगर अपन ट्राइंगल देखते हैं सी एफ एम, सी एफ एम हमने देखा दो एंगल है आई और आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है ये दोनों एंगल क्या होंगे भैया, सेम होंगे। सेम एंगल है, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। और आइसोस्केल ट्राइंगल है तो सेम एंगल की अपोजिट साइड भी सेम होगी। आई की अपोजिट साइड क्या है, एफ एम, आर की अपोजिट साइड क्या है, एफ सी। तो एम एफ इक्वल टू क्या हो गया भैया, एफ सी हो गया। ठीक बात देखिए, नहीं है क्लियर। If aperture of mirror is small, तो अगर आपके मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है तो अपर्चर छोटा है मींस मिरर ऐसा है तो ये पॉइंट M क्या होगा, P के बिल्कुल पास में होगा। तो M से F तक का डिस्टेंस निकालो कि P से F तक का डिस्टेंस निकालो। तो MF क्या होगा, इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF। M से F तक का डिस्टेंस लमसम इक्वल टू PF के, देयरफॉर PF इक्वल टू FC। PF इक्वल टू FC हो गया। मेरे को देखना रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो भैया लोगों R एंड F, तो P से लेकर C तक की बात करूं, PC यहां से यहां तक के डिस्टेंस किसके इक्वल है, PF प्लस FC। तो ये हो गया PF प्लस FC और FC किसके इक्वल है, PF के। तो PC इक्वल टू PF और इस FC की जगह क्या लिख दो, PF।
तो PC इक्वल टू PF प्लस TF कितना हो गया 2PF। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो ये हो गया R और ये हो गया F। तो अगेन R इक्वल टू 2F आ गया, इसका मतलब F इक्वल टू R/2। तो यहां से भी अपन बोल सकते हैं फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होगा, हाफ होगा। इसका मतलब जो फोकस होगा वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होगा, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए कंडीशन है कि अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप डायग्राम में कोशिश कीजिएगा कि लेंथ ये जो मिरर बनाए इसका अपर्चर क्या रखें, कम से कम रख सके। बहुत छोटा भी मत बनाना, लेकिन इतना बना देना कि हाँ साफ साफ दिख जाए, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ मिरर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। राइट डाउन कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम स्फेरिकल मिरर के लिए रे डायग्राम बनाएंगे, फोकस बिल्कुल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होना चाहिए। रब कर दिया जाए। अब अपन को क्या करना होगा, स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी होगी। तो समझिएगा, फॉर एग्जांपल ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिड पॉइंट पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस बिल्कुल बीच में आ गया। अब आपको बोला गया कि भैया एक ऑब्जेक्ट है इस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, कल कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। ऐसे कोई दोस्त नहीं कि परपेंडिकुलर रखेंगे, पैरेलल भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है, बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है। मेरे से बोला गया कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बताओ, तो मैंने कहा इतने बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएंगे, तो मैं बोलूंगा इस ऑब्जेक्ट को हम बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना मान लेंगे। किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो, उसी तरह से बाकी अदर पॉइंट ऑब्जेक्ट के भी इमेज बन जाएंगे। तो लेट अस सपोज मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया ऊपर ही ऊपर वाला, इसका इमेज बनाते हैं। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेस इमिट होगी और उनमें से भी बहुत सारी रेस इस मिरर पर जाकर इंसिडेंट होगी, ठीक है। अब ये रे यहां पर जाके इंसिडेंट हुई, तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी, लेकिन ऐसे आएगी कि ऐसे आएगी कि ऐसे आएगी कि ऐसे आएगी, कैसे आएगी इसका पता लगाने के लिए आप बोलेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ज्वाइन कर दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा बना दीजिए। इस पॉइंट के लिए फिर वही नॉर्मल ड्रॉ कर लो, फिर वही मेजर कर लो। तो ऐसे अगर मैं हर एक के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करने लग गया तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। तो मैं यहां पर कुछ ऐसी पर्टिकुलर रेस लूंगा यहां पर जिनके बारे में मेरे को पहले से ही पता होगा कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी। मींस मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि ऐसे रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जाएगी। मींस उन रेस के बारे में मेरे को पता होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर से पास होने वाली है। तो अगर मैं हर कोई भी रे ले लूंगा तो यहां मेरे को पता नहीं लग पाएगा। इस रे के लिए बात करूंगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगी, फिर वही नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करो, उसके दूसरे साइड में उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, तब पता लगेगा। तो ये तो बहुत टफ जॉब हो जाएगा। तो इस जॉब को इजी करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर रेस देख लेते हैं जिनके बारे में अपन को पहले से ही पता होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेस किधर से पास होगी, ठीक है। तो समझाया मैं उन पर्टिकुलर रेस को क्यों लूंगा,
क्योंकि हर रे के लिए बाद में मेरे को पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली वो किधर से पास होगी। तो अपन अब बात करते हैं रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अगर आपको स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म करना है तो आप इन रूल्स को फॉलो कर लो, विदाउट एनी टेंशन आप इमेज फॉर्म कर लोगे। तो ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस बिल्कुल कहां पर आएगा भैया? बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस कहां आएगा? बिल्कुल बीच में। तो फर्स्ट रे कौन सी है जिसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने फोकस के डेफिनेशन में बोला था रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी या फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from spherical mirror pass through the focus or appear to come from focus। कॉन्केव मिरर के केस में तो फोकस से पास होगी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो हमने क्या बोला? रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ये कंफर्म है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी, ये किधर जाएगी? ये किधर जाएगी? फोकस की तरफ जाएगी, फोकस से पास होगी। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से आती हुई अपीयर होगी। बच्चे जब ये अपीयर होती हुई आपको आती हुई अपीयर होगी तो यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? देखना, फोकस से आता हुआ अपीयर होगा, ये प्रॉब्लम आती है। क्या होगा? बच्चों ने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, ये फोकस बना दिया, ये पोल बना दिया, रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हम लोग क्या कर देंगे? अपन बोलेंगे इधर जाएगी। अब बाद में याद आता है कि यार ये रे तो कहां से आती हुई अपीयर होगी? फोकस से। तो बच्चे क्या करते? फिर फोकस से ऐसे ज्वाइन कर देते। तो भैया लोगों, रे क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो देखने वाले को क्या लगेगा? देखने वाले को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है? यहां से। तो ये तो फोकस से आती हुई अपीयर नहीं हो रही। तो आप क्या करेंगे? कभी भी इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे पहले नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे? पहले इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को फोकस से ज्वाइन कर देंगे और स्केल रखकर इसी रे को आगे बढ़ाएंगे। अब देखने वाले को लगेगा कि ये कहां से आ रही है? फोकस से। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं? मेहनत बचाने के चक्कर में इधर खींच दी, अब फोकस से आती हुई ये लाइन टेढ़ी कर दी। तो लाइन टेढ़ी नहीं होगी भैया, लाइन स्ट्रेट ही चलेगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जब भी इस तरह का डायग्राम बनाए जहां पर अपन को लगे कि यार ये तो इस पॉइंट से आता हुआ अपीयर हो रहा है, तो आप सबसे पहले उस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए और फिर इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus or appear to come from the focus। second point बोले a ray coming from the
फोकस, अब की बार फोकस से आ रही है, रे कमिंग फ्रॉम द फोकस और अपीयर टू गोइंग टुवर्ड्स द फोकस। एक रे है जो फोकस से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये रे है इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, और इस वाले केस में ये रे है किधर की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, जा नहीं पाएगी क्योंकि बीच में मिरर की आ गया, लेकिन जा तो रही है। तो अरे कमिंग फ्रॉम द फोकस और अपीयर टू गोइंग टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम spherical mirror become parallel to the principal axis। तो पता लगा अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई रे फोकस से आ रही है या फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब हमको ये पहले से ही पता लग गया कि अगर रे फोकस से आ रही है तो ये इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, किधर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल जाएगी। और तीसरी रे की बात करें, तीसरी रे की बात करें, अ रे कमिंग from the center of curvature or appear to going towards center of curvature। इसका मतलब क्या हुआ, देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई अपीयर होने वाली रे, अ रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है, या कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। अरे गौर फरमाना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो कभी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस वाले साइड से तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, तो यहाँ पर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी या रे फोकस की ही तरफ जाएगी। तो रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपीयर टू गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया लोगों ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो एक चीज मेरे को याद आती है, स्फेरिकल मिरर के किसी पॉइंट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करता हूं तो वह लाइन स्फेरिकल मिरर के इस पॉइंट पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। इसका मतलब क्या है, मेरी ये वाली इंसिडेंट रे इस स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। तो हम सब जानते हैं कि अगर रे स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो लाइन joining a point of spherical mirror with the center of curvature is normal to the spherical mirror at that point। तो अगर spherical mirror के किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली लाइन spherical mirror की उस पॉइंट पर नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। और हम एक बात जानते हैं, अगर कोई रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। तो अगर कोई रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो उसी पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इसका मतलब इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, उसी पाथ को रिट्रेस करती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अरे कमिंग
from the center of curvature or appear to going towards the center of curvature after reflection from spherical mirror, it retraces its path. वह अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, बोले तो उसी पाथ पर चलेगी, लेकिन किधर की तरफ चलेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको जब भी स्फेरिकल मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी होगी तो आप इन तीन रेज में से कोई सी भी दो रेज ले लेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दो रेज की जो रिफ्लेक्टिंग रे जहां पर जाके इंटरसेक्ट होगी, बाद अदर रेज भी वहीं पर जाकर इंटरसेक्ट होगी। अभी मतलब समझा दूंगा मैं आपको, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लिख लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेट अस सपोज ये कॉन्केव मिरर है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट। मेरे को क्या करना है? बी का इमेज बताना है, मेरे को बी का इमेज बताना है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, बी से तो बहुत सारी रेस इमिट होगी और बहुत सारी रेस जाकर इस स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होगी, लेकिन हर एक के बारे में मेरे को पता नहीं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी। तो मैंने एक रे लिया कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हुआ? फोकस से। एक और रे लिया, वो कहां से गया? फोकस से। तो अगर कोई भी रे फोकस से आएगी या फोकस की तरफ जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पता लगा ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां जाकर इंटरसेक्ट हुई। तो अब एक बात बताए, मैं क्या बोल सकता हूं? अब मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं ये रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से पास होगी, ये रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से पास होगी, ये रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से पास होगी। क्योंकि जब मेरे को दो रिफ्लेक्टिंग रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग गया तो बाकी सारी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पॉइंट से पास होगी। तो अब मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का मेरे को इमेज बताना है तो मैं इन तीन में से कोई से भी दो रेस चूज कर लूंगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लूंगा, तो वो ही उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा और उस पॉइंट से इमिट होने वाली बाकी सारी रेस भी आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट से पास होगी जहां से वो दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जाकर कटी थी, जहां से पास हुई थी। ठीक है, तो ये तीन रेस है, इन तीन रेस को हम यूज करेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन में। कौन कौन सी रे? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, फोकस से आती हुई अपीयर होती है, और फोकस से अगर आती है फोकस की तरफ जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, इसका मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। तो चलिए आज इतना सा पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय द कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी कि ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब ये स्टडी करेंगे। आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।